जब भी आप किसी डैम के पास से या फिर उसके ऊपर से गुजरे होंगे, आप सबके मन में ये जानने की इच्छा जरूर आई होगी कि आखिर इतने तेज बहते नदी के ऊपर इंजीनियर्स ने इतने बड़े डैम को कैसे बनाए होंगे, जो कि बिना किसी मुश्किल के अरबों लीटर पानी को रोक लेता है। इसके ऊपर इतना ज्यादा पानी होता है कि अगर एक साथ डैम के सारे गेट खोल दिए जाएं, तब पर भी पानी खत्म नहीं होगी। ऐसे में इतने ज्यादा पानी के बीच इंजीनियर्स डैम कैसे बनाते होंगे और आखिर बहते हुए पानी में सीमेंट कैसे फिक्स होता होगा, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। हमारे चैनल के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। दुनिया में किसी भी नदी के ऊपर डैम बनाने से पहले, चाहे नदी छोटी हो या फिर बड़ी, सबसे पहले इंजीनियर्स उस जगह की सर्वे करते हैं। इसमें नदी की गहराई, चौड़ाई और वहां मौजूद मिट्टी के साथ साथ उस एरिया की पिछले 50 साल में हुई बारिश का डाटा इकट्ठा करते हैं और डाटा के अनुसार डैम का मॉडल डिजाइन किया जाता है, जिसके अनुसार ही फिर आगे प्लानिंग की जाती है। ये बात तो सही है कि बहते पानी के बीच नदी पर डैम बनाना बहुत ही चैलेंजिंग काम है, क्योंकि एक डैम को बनाने में कई सालों का समय लग जाता है और नदी का पानी तेज बहाव के साथ लगातार बहता रहता है। इसीलिए इंजीनियर्स इस काम को करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं। जहां पर डैम बनाना है, उस प्रोजेक्ट साइट पर नदी के आसपास यदि ऊंचे पहाड़ हैं, तो इंजीनियर साइट से सी शेप्ड अंडरग्राउंड टनल बनाते हैं। इस टनल को काफी मजबूती से बनाया जाता है, जो कि पहाड़ों के बीच से होते हुए कुछ दूर आगे जाकर फिर उसी नदी में ही मिल जाती है। फिर उसके बाद टनल के एक सिरे के जस्ट पीछे मिट्टी, पत्थर और कंक्रीट से नदी को ब्लॉक किया जाता है, जिससे पानी रुक जाता है और धीरे धीरे जैसे जैसे पानी का लेवल बढ़ने लगता है, पानी ऑटोमेटिकली टनल से होते हुए बहना शुरू कर देती है। ठीक इसी तरह टनल के दूसरे साइड पर भी एक और ब्लॉकिंग वाल बनाते हैं। लेकिन अगर नदी के आसपास ऊंचे पहाड़ ना हो, तो इंजीनियर्स पानी को डाइवर्ट करने के लिए टेम्पररी कैनाल बनाते हैं, जिसे कि नदी के बगल से ही बनाई जाती है, जिसे कुछ दूर आगे जाकर फिर नदी में ही मिला दिया जाता है। फिर कैनाल के आगे पीछे दोनों सिरों पर टनल की तरह ही मिट्टी, कंक्रीट और पत्थर डालकर बीच में एक खाली जगह बनाई जाती है और उसमें जो पानी भरा होता है, उस पानी को पंप के जरिए बाहर निकाल दिया जाता है। अब इंजीनियर्स को तो खाली और सूखी जमीन मिल गई डैम कंस्ट्रक्शन करने के लिए, लेकिन प्रॉब्लम अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि मेन प्रॉब्लम अभी शुरू हुई है। सबसे पहले इंजीनियर्स मशीन की मदद से जमीन को खोदकर प्लेन कर लेते हैं। फिर जमीन में इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए लाइन में मशीन के द्वारा कई सारे होल करके उसमें कंक्रीट भर देते हैं। ये होल्स बिल्कुल आसपास बनाया जाता है ताकि ये एक अंडरग्राउंड दीवार जैसी बन जाए। ये दीवार जमीन के नीचे से पानी लीकेज होने से रोकती है। इसके बाद प्लेन किए हुए गड्ढों में कंक्रीट भरा जाता है, जिससे कि इसका बेस तैयार हो सके। इंजीनियर्स इस बेस पर अब डैम का फाउंडेशन तैयार करते हैं। डैम का फाउंडेशन यानी इसके नीचे वाला ये भाग ऊपरी सिरे के मुकाबले बहुत ज्यादा चौड़ा बनाया जाता है, जिससे कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जमीन के पास आ जाए और डैम की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। डैम जितना ज्यादा नीचे से चौड़ा होगा, उतना ही ज्यादा मजबूत होगा, क्योंकि नीचे की तरफ पानी का प्रेशर ऊपर के मुकाबले ज्यादा होता है। फाउंडेशन बनाते समय फाउंडेशन में कुछ छोटे छोटे टनल्स बनाई जाती है, जिन्हें कि स्लज टनल कहते हैं। उन्हें बनाया इसलिए जाता है क्योंकि इंजीनियर्स पूरी नदी के पानी को रोककर टनल्स और कैनल्स के जरिए पानी को डाइवर्ट कर रहे हैं। लेकिन बारिश के समय जब नदी का फ्लो बढ़ जाता है, तो ऐसे सिचुएशन में पानी सारी टेम्पररी मिट्टी, पत्थर और रुकावटों को तोड़ते हुए कंस्ट्रक्शन साइट पर आ सकता है। इससे बचने के लिए इंजीनियर स्लज टनल्स बनाते हैं। जब नदी का फ्लो बढ़ जाता है, तो एक्स्ट्रा पानी को इन स्लज टनल्स के जरिए नीचे से गुजारा जाता है और इस तरह से इंजीनियर्स अंडर स्लज टनल के ऊपर डैम का काम करते रहते हैं और पानी नीचे से बहता रहता है। डैम के फाउंडेशन बनने के बाद इसके ऊपर डैम के पिलर्स और बाकी का स्ट्रक्चर बनाया जाता है। डैम में लाइन से कई सारे पिलर्स बनाए जाते हैं, जिनके बीच में ढलान जैसी यू शेप्ड स्ट्रक्चर बनाई जाती है। इसे स्पिलवे कहते हैं। स्पिलवे के रास्ते से ही डैम का पानी बाहर निकलता है, इसलिए बनाया जाता है ताकि गिरता हुआ पानी डैम के बेस पर सीधा ना टकराकर थोड़ा घूम कर जाए। इससे गिरते हुए पानी का स्पीड कम हो जाता है और पानी डैम के फाउंडेशन को इफेक्ट नहीं करता। साथ ही साथ डैम के आगे और पीछे बहुत सारे पत्थरों की लेयर बनाई जाती है,
ताकि पानी के बहाव से मिट्टी का कटाव ना हो। डैम के पानी को कंट्रोल करने के लिए पिलर्स के बीच में ये गेट लगाया जाता है, जिन्हें खोलकर और बंद करके पानी को कंट्रोल किया जाता है। आज के टाइम में अगर बात करें तो ज्यादातर डैम्स में रेडियल गेट का यूज होता है। रेडियल गेट का डिजाइन हाई प्रेशर को झेलने के लिए परफेक्ट माना जाता है। यह गेट कुछ इस तरह से काम करता है जैसा कि आप देख सकते हैं। अगर डैम में इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करनी हो तो कुछ पिलर्स के बीच में गेट को ना लगाकर बड़े बड़े अंडरग्राउंड पाइप को लगा देते हैं। इस पाइप में पानी प्रेशर और हाई स्पीड के साथ टरबाइन चेंबर में पहुंचता है, जहां पानी टरबाइन को घुमाता है। टरबाइन से एक जनरेटर कनेक्ट होता है जो टरबाइन के साथ साथ घूमता है और लगातार इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते रहता है, जिससे कि फिर इसको बाहर सप्लाई किया जाता है। काम पूरा होने के बाद इंजीनियर्स ने जो स्लज टनल बनाए थे उसे कंक्रीट से भर दिया जाता है, लेकिन कुछ स्लज टनल्स में छोटे छोटे गेट लगा दिया जाता है क्योंकि नदियों में हमेशा साफ पानी नहीं बहता है। इसीलिए कुछ समय के बाद डैम के नीचे मिट्टी जमने लगती है, जो कि डैम के साथ उसके गेट्स को भी इफेक्ट करती है। इससे बचने के लिए हर कुछ टाइम पीरियड के बाद स्लज गेट को खोल देते हैं, जो कि बिल्कुल नीचे साइड में होते हैं। इसके नीचे जमा गंदगी निकल जाती है और डैम कभी भी जाम नहीं होता। अब डैम की तरफ पानी रोकने के लिए बनाए गए मिट्टी के वॉल्स को धीरे धीरे तोड़ा जाता है और उसके बाद पानी मोड़ने के लिए बनाए गए कैनल्स और टनल को भी मिट्टी और कंक्रीट से भर देते हैं, जिससे कि पूरा पानी डैम की ओर आने लगता है। और कुछ टाइम पीरियड के बाद डैम में पानी भरने के बाद कुछ गेट्स को खोल दिए जाते हैं, जिससे कि पानी भी निकलता रहता है और ऊपर रिजर्व भी भरा रहता है। उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।